So dear friends, we are studying electrostatics, okay? And in this particular topic of electrostatics, till now, what we have seen, so we have seen about what is called electric charge and then Coulomb's law, okay? Coulomb's law के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा, and then we studied about what is called as electric dipole, है ना? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बारे में हमने देखा. एंड देन वी स्टडीड अबाउट व्हाट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हमने कुलम्स लॉ क्या होता है इसके बारे में पढ़ा. ठीक है, तो द लास्ट पॉइंट आई थिंक वाज कुलम्स लॉ, करेक्ट? So here we studied about electric flux. Electric flux का मतलब होता है phi equals to electric field into given area. E dot A से लिखा जाता है इसी को, और ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, करेक्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया. उसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई एंगल बना रही है तो कोई चिंता नहीं हमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट परपेंडिकुलर लीजिए, सो दैट विल गिव यू E cos थीटा इनटू A व्हिच इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट. उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज्ड सरफेस को हमने देखा. ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज्ड सरफेस, एंड देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज जीरो. इसको हमने देखा था, याद है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर any closed surface is always equals to zero. So this we have seen. उसके बाद हमने एक important law पढ़ा, गॉस लॉ. याद है आपको ये गॉस लॉ? This we have studied. गॉस लॉ ने क्या कहा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर क्लोज्ड गॉसियन सरफेस is equals to 1 upon epsilon naught times the charges enclosed q1 plus q2 plus q3 up to qn. Is it clear? ठीक है, so electric flux over a closed Gaussian surface is 1 upon epsilon naught times उस सरफेस के अंदर जितने भी चार्जेस है वो सारे के सारे चार्जेस को ऐड कर दो. जितने भी चार्जेस है सारे के सारे चार्जेस को एक साथ ऐड कर दो और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, तो आपको मिल जाएगा फ्लक्स. ये है गॉस लॉ. ठीक है, सो दिस यू हैव अंडरस्टूड. ठीक है, उसके बाद इसका एक एग्जांपल लेके मैंने समझाया कि गॉस लॉ किस तरह से अप्लाई हम करते हैं. ठीक है, तो अब हम यहां से आगे बढ़ रहे हैं. अब हम गॉस लॉ के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे. सब लोग ध्यान से सुनना. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ. ठीक है, सो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ को हम देखने जा रहे हैं. सब लोग ध्यान से सुनिए. ओके, सो लेट्स सी दिस पर्टिकुलर इसमें एप्लीकेशंस में हम इसका पहला एप्लीकेशन नंबर 1 जो देखने जा रहे हैं. द फर्स्ट एप्लीकेशन इज टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड
कंडक्टिंग स्फीयर। सब लोग ध्यान से सुनो, अब मैं क्या बताने जा रहा हूं। टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। इसका मतलब मेरे पास ऐसा एक स्फीयर है, ठीक है, देयर इज अ स्फीयर विच आई हैव, और इस स्फीयर के ऊपर मैंने कुछ चार्ज दे दिया। मान लो कि मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया, और ये कंडक्टिंग स्फीयर है। सब लोग ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों, 100% अटेंशन। मेरे पास क्या है बेटा, एक कंडक्टिंग स्फीयर है। आपको मैंने बताया था कि जब कंडक्टिंग स्फीयर होता है तो कंडक्टिंग स्फीयर को अगर चार्ज देंगे तो वो चार्ज उसके अंदर फैलता है क्या? नहीं। कहां पर? बाहर फैलता है। मैंने आपसे ये पहले भी कहा था, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में हमने देखा था कि किस तरह से द चार्ज गेट्स स्प्रेड ऑन द आउटर साइड ऑफ द स्फीयर। चार्ज कहां पर स्प्रेड होता है? इट गेट्स स्प्रेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, राइट। अब देखिए, अब अगर हम बात करें यहां पर, सो वी आर गोइंग टू राइट in this way, just a minute, let me choose the color of my choice, right। एक पॉइंट को कंसिडर करिए, एक मैंने ऐसा पॉइंट कंसिडर किया, ये देखिए, एक पॉइंट मैंने ले लिया यहां पर बाहर, दिस इज पॉइंट P। आई वॉन्ट टू फाइंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। मुझे क्या करना है? टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है। अब ये लड़की पूछ रही है, सर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में द चार्ज विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। शी इज आस्किंग कि सर जब हमने स्फीयर को चार्ज दे दिया तो क्या ये चार्ज इसके अंदर नहीं फैलेगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा क्या? तो मैंने यही आपसे पहले कहा था कि नहीं होगा। किस में नहीं होगा? कंडक्टर में नहीं होगा। ये पहले से हमने पढ़ के रखा है कि भाई कंडक्टर में ऐसा नहीं होता, ठीक है। दिस इज अ कंडक्टिंग स्फीयर। देखो ना क्या लिखा है, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टर में नहीं होता ऐसे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड्स ऑन द कंडक्टर। समझ में आ रहा है? ये कंडक्टर में ऐसा नहीं होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो कंडक्टर है इसीलिए अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा, सारे के सारे चार्जेस बाहर ही रहेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। अब अब ठीक है कि ये पॉइंट P बाहर है। नाउ आपको क्या करना है, जब आप गॉस लॉ को अप्लाई कर रहे हो, सो गॉस लॉ को अप्लाई करते समय सबसे पहले कंसिडर, आपको कंसिडर करना है ए गॉसियन सरफेस। आपको एक गॉसियन सरफेस को कंसिडर करना है। ये गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए? इस चार्ज को अपने अंदर समाया हुआ। तो ये स्फीयर है तो इसके बाजू में एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं। कंसिडर ए गॉसियन सरफेस टू बी स्फीयर। एक स्फीयर कंसिडर करते हैं अराउंड गिवन स्फीयर। इस गिवन स्फीयर के अराउंड एक स्फीयर कंसिडर करिए विच इज अ गॉसियन सरफेस, ठीक है। और इसको गॉसियन सरफेस नाम दे देंगे, ठीक है।
देखिए मैंने क्या किया, इस पॉइंट P से गुजरता हुआ एक स्फीयर ड्रॉ किया मैंने। देखिए दिस इज योर पॉइंट P, इस पॉइंट से गुजरता हुआ एक स्फीयर ड्रॉ किया, इसका नाम है गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस है जो इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस मैंने खुद ड्रॉ किया, ठीक है। और ये अंदर कौन है बेटे, अंदर अपना स्फीयर है, चार्ज्ड स्फीयर, कंडक्टिंग वाला स्फीयर अंदर है बसा हुआ, ठीक है, क्लियर। अब मुझे क्या करना है, देखिए नाउ आई विल अप्लाई गॉस लॉ टू दिस स्फीयर। ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर के ऊपर मैं गॉस लॉ को अप्लाई कर सकता हूं। अब ये जो गॉस लॉ है, गॉस लॉ क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस के ऊपर जो भी रहेगा तो उसको मुझे ढूंढना है। तो मैं बोल दूंगा कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अब गॉस लॉ के अनुसार हमें पता है कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई शुड बी इक्वल्स टू 1 upon epsilon naught times the summation of all the charges inside the Gaussian surface. Yes or no? बताइए सही बात है कि नहीं, करेक्ट। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, गॉस लॉ के अनुसार फ्लक्स इज 1 अपॉन इप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस इनसाइड, ठीक है। अब देखिए जादू, अब फ्लक्स को अगर मुझे ढूंढना है तो फ्लक्स को ढूंढने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया इनका डॉट प्रोडक्ट रहे। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का जो डॉट प्रोडक्ट रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया की अगर बात की जाए तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगी ऐसे, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पॉइंट P पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो ये है E जो मुझे ढूंढनी है, और एरिया, एरिया मतलब पूरे गॉसियन सरफेस का एरिया कंसिडर करूंगा मैं, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ऐसा मान लो कि इसके ऊपर टोटल चार्ज जो हमने दिया वो है Q, तो मैं इसको टोटल Q ऐसे बोल देता हूं। कुछ फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब इनके बीच में जो दूरी है, इस दूरी को अगर R मान लिया जाए, दिस पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर, तो मैं लिख सकता हूं कि भाई E इज इक्वल्स टू, तो स्मॉल r क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा गॉसियन सरफेस का, तो उसका एरिया क्या होगा, तो उसका एरिया होगा 4 पाई r स्क्वायर। क्या आपको याद है, एरिया ऑफ द स्फीयर होता है 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन इप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज, ठीक है। और अब अगर हम इस 4 पाई r स्क्वायर को इस साइड में लेके आए तो हमें मिलेगा E इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू इप्सिलॉन नॉट। इसको थोड़ा सा अगर मैं रीअरेंज कर दूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर, और ये जो फॉर्मूला बना ये तो हमने देखा हुआ है ना। तो दिस फॉर्मूला इज क्वाइट familiar to us, 1 by 4 pi epsilon naught Q by r square। तो ये फॉर्मूला बना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर एट पॉइंट P आउटसाइड इट, ठीक है। आउटसाइड पॉइंट के लिए इस तरह से ये फॉर्मूला बन गया। क्या ये सबको क्लियर है? आर यू क्लियर विद दिस? टेल मी। राइट, फटाफट लिख लीजिए।
Note it down quickly. सो आई होप ये सबको क्लियर है ना? तो क्या किया हमने यहाँ पर? सो व्हाट डिड वी डू हियर? सो दिस इज वेरी सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल. हमें क्या करना था बेटे? टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर. इस चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर जो अंदर है, तो इसके ऊपर हमने चार्ज क्यों दिया था? वो चार्ज इसके सरफेस पे फैल गया था, है ना? तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पॉइंट पी पर ढूंढना था. तो मैंने क्या किया? पॉइंट पी से गुजरने वाला एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया. पॉइंट पी से गुजरने वाला एक गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ किया और लिखा कि गॉस लॉ के अनुसार इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज. तो फ्लक्स को लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया. फ्लक्स को क्या लिखा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया. और ये 1/ε0 टाइम्स क्यों, और E इक्वल्स टू 4πr². तो गॉसियन सरफेस का एरिया लेना है, न कि आपके गिवन स्फीयर का. ठीक है? तो इसलिए ये बना Q/4πr²ε0, मतलब 1/4πε0 Q/r². क्लियर? Very nice. This is very good. Okay. If you are done, type in the comment box done. We'll proceed then. Okay. So here what did we see? We have seen electric field on the surface of a charge of a sphere. तो जब हमें स्फीयर पे चाहिए, सरफेस पे उसके, तो गॉसियन सरफेस कोइंसाइड हो जाएगा स्फीयर के साथ. तो मतलब गॉसियन सरफेस का जो रेडियस था स्मॉल r, अब वो स्फीयर के रेडियस के बराबर बना. तो फिर से E इंटू ए इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज.
तो E इंटू 4πr² 1/ε0 क्यू, और इसलिए फॉर्मूला बना फिर से 1/4πε0 क्यू/r²। तो स्मॉल r की जगह क्या आ गया बेटे? कैपिटल R। स्मॉल r की जगह क्या आया? कैपिटल R आया। तो ये तो हम समझ गए, करेक्ट। अब अगर देखा जाए, अब हम अंदर अगर बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, तो अब क्या होगा इसके बारे में देखते हैं। अब अगर इनसाइड की बात करें तो हमें ये पता है कि इनसाइड द गॉसियन सरफेस, आपका पॉइंट P कहां पर है? अंदर है, तो गॉसियन सरफेस किधर होगा? अंदर होगा। तो मैं गॉसियन सरफेस को अंदर ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये रहा गॉसियन सरफेस आपका, ठीक है। दिस इज अवर गॉसियन सरफेस, करेक्ट। अब गॉसियन सरफेस जब अंदर चला गया तो सिंपल सी बात है कि आपका जो चार्ज है वो चार्ज पूरा का पूरा कंडक्टर स्फीयर के ऊपर फैल गया है, और गॉसियन सरफेस इसके अंदर है। अगर गॉसियन सरफेस अंदर है तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है ही नहीं। सो हियर अगर E इंटू ए की बात की जाए, जो होगा 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज। लेकिन टोटल चार्ज अंदर कितना है बेटे? 0, कोई चार्ज है ही नहीं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज आल्सो इक्वल्स टू 0। चार्ज क्या गॉसियन सरफेस के अंदर है? नहीं है। किधर है? बाहर है ना। और इसीलिए गॉसियन सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज है ही नहीं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। क्या ये बात समझ में आ गई? फटाफट लिख दो। सो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पर उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी 0। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो इफ यू आर क्लियर विद दिस, अगर आप सबको ये तीनों के तीनों जो अभी हमने पढ़े, ओके, सो यहां पर हमने तीन चीजों को पढ़ा। सो इफ यू आर क्लियर विद दिस ऑल दिस थ्री थिंग्स, सो just type clear in the comment box if you are clear with the all the three: the electric field outside, electric field inside, and electric field on the surface. If it is clear, just type clear in the comment box. और अगर कोई डाउट है तो डाउट लिखिए. Just tell me whether you are getting some doubts or you are having a right understanding. Okay. Okay, so great. Right, so many. Okay, right. Clear बेटे? Okay, nice. सभी लोग
वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट। शैल वी मूव अहेड? लेट्स गो अहेड। सो इस तरह से हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड के लिए हम इस तरह से डेरिवेशन करते हैं, ऑन द सरफेस के लिए इस तरह से डेरिवेशन होता है, और इनसाइड के लिए भी डेरिवेशन इस तरह से होता है। अब इसी तरह से अब चलते हैं हम नेक्स्ट वन is the electric field due to charged long conductor cylinder। अब सिलेंड्रिकल एक कंडक्टर है, तो इस सिलेंड्रिकल कंडक्टर की वजह से किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्ट होती है, तो इसको भी हमें देखना है। तो सब लोग ध्यान से सुनिए। नाउ कंसिडर दैट there is a cylindrical portion like this, okay? चलिए, तो अब ध्यान दीजिए इसमें बेटे, हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन हमने कंसिडर कर लिया, अब ऐसा समझिए कि ये इसका एक्सिस है, ओके? जस्ट अ मिनट। नाउ सपोज आवर पॉइंट P इज आउटसाइड दिस, इसके ऊपर मैंने कुछ चार्ज दे दिया, ठीक है? देयर इज सम चार्ज विच इज गिवन ऑन दिस सिलेंडर, and our point P is at distance r, point P is at the distance r from the cylinder, ठीक है? अब बेटे जब हमें ढूंढना है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो फिर से गॉसियन सरफेस कंसिडर करना होगा। तो अब जो गॉसियन सरफेस हम कंसिडर करेंगे, सो वंस अगेन वी आर गोइंग टू कंसिडर द गॉसियन सरफेस which will have point P on it, and it will obviously be a cylinder like this। इसके बाहर एक सिलेंडर है ऐसा मानेंगे हम, ठीक है? थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। So just consider like this, okay? And this is also, this particular cylinder is also a cylinder, okay? This is again a cylinder। ये भी एक सिलेंडर है जो इसको एनक्लोज कर रहा है, इस पहले वाले सिलेंडर को एनक्लोज कर रहा है, ओके? पहले वाले सिलेंडर को ही ये एनक्लोज कर रहा है, ऑलराइट? तो ये अपना गॉसियन सरफेस है। क्या ये सबके समझ में आ रहा है? सो दिस इज योर गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, और ये इसके ऊपर चार्ज दिया है हमने Q, ठीक है? अब ध्यान से सुनिए, अब अगर मैं यहां पर देखूं तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर जाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा यहां पर, ठीक है? और हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ,
गॉस लॉ के अनुसार मैं लिख सकता हूं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया मस्ट बी इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और जो एरिया है, तो गॉसियन सरफेस का जो एरिया होगा वो बाजू वाला एरिया कंसिडर करना होगा हमें। जितने एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रही है वो एरिया, तो यहां पर वो वाला जो एरिया है, अब ये सिलेंडर का होगा 2πr l। 2πr l is the area, curved surface area of the cylinder, yes, equals to 1/ε0 टाइम्स इसके ऊपर जितना भी चार्ज है वो। तो इसका मतलब मैं सीधा लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम Q/2πr/l ε0। इसको अगर अरेंज कर दे तो ये बनेगा 1/2πε0 Q/L इंटू 1/r। ये जो Q/L है बेटे, Q चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम डिफाइन कर सकते हैं ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो आपको याद होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने लिखा था लैम्बडा, इस टर्म से λ/r। सो वी राइट दिस फॉर्मूला एज E इक्वल्स टू 1/2πε0 λ/r, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर अल्टरनेटिवली अगर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/4πε0 2 λ/r, इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। क्लियर? 1/2πε0 λ/r लिखिए, या फिर 1/4πε0 2 λ/r लिखिए, एक ही बात है। क्या ये समझ में आया? जस्ट नोट इट डाउन, कम ऑन। और कोई डाउट है तो बताइए। डन? वेरी गुड, लेट्स गो अहेड। नाउ इफ वी टॉक
सो यहां पर क्या किया हमने, ये सिलेंडर के ऊपर जो चार्ज था बेटा, सो सिलेंडर के ऊपर लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन था चार्ज का, इसलिए मैंने लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर कंसिडर कर लिया। द चार्ज विच इज पर यूनिट लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल कंडक्टर। क्लियर? सो पर यूनिट लेंथ की हम यहां पर बात कर रहे थे, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, अब अगर देखा जाए उस तरह से, तो यहां पर एक और बात हमें ध्यान में रखनी होगी कि जैसे हमने पहले स्फीयर के लिए हमने जब चार्ज कंसिडर किया तो बाहर कंसिडर किया था। चार्ज कहां पर कंसिडर किया हमने? बाहर की तरफ। तो वहां पर कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है? ये कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज कहां पर फैल गया है? यहां पर बताइए। सरफेस। सरफेस पे है क्या? राइट। सो इट इज ऑन द एरिया, इट इज ऑन द एरिया। ओके, सो देयरफॉर यहां पर ये जो चार्ज एरिया में जो फैला हुआ है, दिस पर्टिकुलर चार्ज हैज टू बी कंसिडर्ड ओवर सरफेस एरिया। तो यहां पर कौन सा डेंसिटी डिफाइन होता है? द चार्ज पर यूनिट एरिया विच इज कॉल्ड एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आप इसी फॉर्मूले को सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में भी उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, जो मैं आगे आपसे कराने वाला हूं। ठीक है, तो बस इतना ही चीज अभी ध्यान रखिए कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी के साथ हम कन्वर्जन कर सकते हैं, जैसे इसको मैंने लीनियर चार्ज डेंसिटी के साथ इसका कन्वर्जन कराया। ठीक है, सो यहां पर आप लिख लीजिए कि लैम्बडा हियर इज चार्ज पर यूनिट लेंथ विच इज कॉल्ड एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको कहा जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, लैम्बडा इज कॉल्ड एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। वेरी सिंपल। नाउ so this you have understood. Okay, now अगर देखा जाए तो इसी तरह से और भी एक दो एप्लीकेशंस है, लेकिन अभी वो एप्लीकेशंस को मैं यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह के एप्लीकेशंस और भी है, लेकिन उन एप्लीकेशंस को अभी फिलहाल नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ आपको एग्जांपल्स दूंगा, कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, और उसके बाद उसको हम कंटिन्यू करेंगे, है ना, उसको बाद में हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए अब कुछ इसके एग्जांपल्स दे देता हूं। आपको इस तरह से अगर दिया गया, मान लो द चार्ज ऑफ 100 millicoulomb is placed on the conducting sphere of radius 10 centimeter. Find the electric field intensity at the distance as follows.
नंबर 1 20 centimeter from center. Number 2 10 centimeter from center. And number 3 5 centimeter from center. Okay, चलो लेट्स डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को करते हैं सब लोग. क्वेश्चन समझ में आया? कंडक्टर है, उसके ऊपर 100 मिली कूलम चार्ज है और इसका रेडियस कितना है बेटे? 10 सेंटीमीटर. ओके, लेट्स गो अहेड. चलो कौन करके बताएगा? कम ऑन, एनीबॉडी? हाँ जी, वेरी सिंपल. देखो ये 20 सेंटीमीटर वाला पॉइंट कहां पर है? आउटसाइड. आउटसाइड है तो हमें कौन सा केस लेना पड़ेगा? आउटसाइड वाला. तो इसमें फॉर्मूला क्या आया था? वही फॉर्मूला था, E = 1/4πε0 Q/r². तो इसी फॉर्मूले को अगर मैं पुटअप कर दूं तो नंबर 1 व्हेन r = 20 सेंटीमीटर, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड = 1/4πε0 Q/r². सो 1/4πε0 का वैल्यू तो सबको पता ही है, 9 × 10⁹ एज इट इज रखना है हमें. कोई मीडियम की यहाँ पर बात की क्या? नहीं. तो बाय डिफॉल्ट इट इज वैक्यूम. Q दिया है 100 मिली कूलम. Q कितना है? 100 मिली कूलम. सो 100 मिली का मतलब 10⁻³ डिवाइड बाय r². r कितना है बेटे? 20 सेंटीमीटर. सो 20 × 10⁻² का स्क्वायर. Is it clear? Are you able to do? Very good. So this is 9 × 10⁹ into, ये देखो 10⁻² - 3 is -1 डिवाइड बाय 20 का स्क्वायर कितना? 400 × 10⁻⁻⁴. Clear? So this will become 9 × 10⁻9 - 1 is 8 डिवाइड बाय, इसको ऐसे लिख दो 4 × 10⁻, दिस इज 2 and -4 is -2. So 4/9 is 2.2 and then 5 into 10⁸8 + 2 is 10. So this is your answer. 10⁻10 आएगा सिद्धेश. करेक्ट है ना? यस, वेरी गुड. तो ये पहला सबके समझ में आया क्या? एकदम सिंपल था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, कोई टेंशन नहीं, कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं, कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं, है ना? सिंपल एज इट इज. फॉर्मूला उठाओ और वैल्यूज डाल दो, एकदम सिंपल आंसर आ गया. राइट? देन सेकेंड, in second r is equals to 10 centimeter. R is equals to 10 centimeter.
तो 10 सेंटीमीटर में कुछ अलग चीज नहीं है, इसमें बस इतना ही फर्क है। क्या फर्क है? आर की जगह पर 10 पुट अप कर दो, ठीक है। सो मैं लिख सकता हूं E इज इक्वल्स टू, ये देखिए ये सब कुछ सेम होगा, बस यहाँ पर नीचे फर्क होगा। 20 का स्क्वायर हमने लिया था, उसकी जगह हमें 10 का स्क्वायर लेना है। तो ये बनेगा, ऊपर तो वही होने वाला है 10 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाय इधर 10 सेंटीमीटर। देखो ना, 10 इंटू 10 टू द पावर -2 कितना हुआ? 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मतलब 10 रेज टू -1, 10 रेज टू -1 का स्क्वायर। तो ये 9 इंटू 10 रेज टू 8 डिवाइड बाय 10 रेज टू -2, ऊपर जाके 9 इंटू 10 टू द पावर 10। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? यस, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। ओके, तो ये आंसर किसका किसका आया बेटे? सिंपल था, यस और नो? ये पॉइंट सरफेस पे है क्या? हाँ, दिस पॉइंट इज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, this point is surface on the point is on the surface of the sphere. And third one, for r is equals to 5 centimeter, क्या आंसर होगा? कौन बताएगा मुझे? कैलकुलेट करके बताओ। yes, I want to see. Just write down in the comment box your answer for C. Write in the comment box what is your answer. Okay, जयेश बोल रहा है सर 36 इंटू 10 टू पावर 10 आएगा। और किसका किसका क्या क्या आंसर आया बोलो। यस यस बेटे, द आंसर E इज इक्वल्स टू होगा 0। 0 क्यों 0? बिकॉज द पॉइंट इज इनसाइड द स्फीयर। कैसे पता चला? क्योंकि इसका रेडियस कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। और ये पॉइंट कहां पर है? 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब इट इज इनसाइड द स्फीयर। और इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहती है? 0। एंड देयरफॉर इट इज 0। अंडरस्टूड? क्लियर? वेरी नाइस। ठीक है बेटे, तो ये कॉन्सेप्ट ठीक करा लो। दो स्टूडेंट्स हु हैव देयर कॉन्सेप्ट्स वेरी वेरी क्लियर, so they can really achieve the higher scores। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी होती है जेई और नीट को क्रैक करने के लिए, और इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट E इक्वल्स टू 0 आएगा विच इज इनसाइड। ऐसा ही एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडक्टिंग rod has linear charge density of 2 microcoulomb per meter and
the electric field intensity at distance 10 centimeter from the rod. कर सकते हो क्या? करो, ट्राई करो, देखते कौन कौन करता है. The conducting rod has a linear charge density 2 microcoulomb per minute. आपको पूछा है find the electric field intensity at a distance 10 centimeter from the rod. ठीक है. So this is the next application जो हमने देखा बेटे, है ना. ये एप्लीकेशन जो हमने देखा, इस एप्लीकेशन में रॉड का फॉर्मूला E is equals to 1/2 pi epsilon naught lambda by r या फिर 1/4 pi epsilon naught 2 lambda by r, है ना. ये 2 कैंसिल होके 2 pi epsilon naught बनेगा. तो मैं 2 lambda by r इसको यूज करता हूं. ठीक है. सो आई विल राइट, पहले लिखिए कि हमें क्या क्या दिया है, वो इम्पोर्टेंट है. ठीक है. व्हाट ऑल थिंग्स आर गिवन, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. So this is lambda which is given to you. Lambda is linear charge density 2 microcoulomb per meter. ठीक है. And at a distance मतलब r 10 centimeter. ठीक है, from the rod. तो बेटे बहुत सिंपल है. So we will write electric field intensity का फॉर्मूला होता है 1/4 pi epsilon naught 2 lambda by r. तो ये बनेगा 9 into 10 to the power 9 और ये 2 into lambda. Lambda is how much? This is 2. माइक्रो मतलब 10 raised to minus 6 कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है. डिवाइड बाय माइक्रो इज 10 to the power minus 6 डिवाइड बाय r. यहाँ पर r स्क्वायर नहीं है, ये ध्यान रखना. इट इज नॉट r स्क्वायर, इट इज r. ओके. and therefore it is 10 into 10 to the power minus 2 centimeter. So this is 9 into 2 into 2 is 4. 9 4s are 36 into 10 to the power 9 minus 6 is 3 divided by 10 raised to minus 1. 36 into 10 to the power 4 is the answer. और इसका यूनिट तो आपको पता ही है, न्यूटन पर कूलम्ब होता है. देखते किसका किसका आया. 36 into 10 to the power 4 या फिर 3.6 into 10 to the power 5 आना चाहिए. सिद्धेश 3.6 into 10 to the power 5. ओके. डेसिमल में कुछ तो गड़बड़ी कर देता है तू, राइट. इस तरह से आपको इसको करना है. सो आई होप यू हैव गॉट द अंडरस्टैंडिंग, राइट. तो इस तरह से ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखिए. गॉस लॉ को अप्लाई कैसे करना है ये आप समझ गए. So today we will stop here and tomorrow we will continue with this. आप लोग मुझे आपके डाउट्स जो भी है लिख के भेज सकते हो. कमेंट इन द कमेंट बॉक्स what are your problems. Please solve the problems on this. All right, we will stop over here.